नमस्कार बंधुओं। आज एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है फ्रांस की राज्य क्रांति। विश्व क्रांतियों के भाग में मैं अभी तक आपको इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति और अमेरिका की राज्य क्रांति के बारे में बात कर चुका हूँ और आज फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में बात करेंगे। इसको कई भागों में हम विश्लेषित करेंगे। सबसे पहला भाग एक जो आज मैं लेकर के आया हूं वो है प्रमुख कारण, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी उसके क्या प्रमुख कारण थे या भी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक एक बिंदु पर बहुत ही गंभीरता के साथ हम विचार करने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो इन कारणों को हम कई भागों में बांट लेते हैं। सही तरीके से अध्ययन करने के लिए इनको बांटते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक कारणों की, फिर उसके बाद सामाजिक कारणों पर बात करेंगे, फिर धार्मिक कारण या धार्मिक परिस्थितियां बताई जाएंगी जिसके कारण की राज्य क्रांति हुई। इसके बाद आर्थिक कारण कौन से थे और बौद्धिक कारण कौन से थे तथा तात्कालिक कारण कौन से थे। सभी कारणों पर अलग अलग तरीके से विचार किया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक आप हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। तो राजनीतिक कारणों के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो बात आती है वो राजा के दैवीय अधिकार एवं निरंकुशता। 1643 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर एक बालक बैठा था जिसका नाम था लुई चतुर्दश। पहले 20 वर्षों तक तो उसके गुरु मैजारिन ने शासन किया और मैजारिन ने बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रांस का शासन चलाया। लेकिन जब उसके बाद 1663 ईस्वी में जब समर्थ हो गया लुई चतुर्दश तो उसने शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। और जब उसका गुरु मैजारिन मरा तो उसने कहा कि आप एक बात का ध्यान रखिए, अब किसी को भी फ्रांस का प्रधानमंत्री मत बनाना। कहने का तात्पर्य यह है कि लुई चतुर्दश ने समर्थ होने के बाद शासन सत्ता पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली और देश के राजा और प्रधानमंत्री दोनों के कार्य अपने हाथ में ले लिए। जबकि इससे पूर्व राजा भी होता था और प्रधानमंत्री भी होता था, दोनों अलग अलग होते थे। तो लुई चतुर्दश ने अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाया। वो स्वयं कहता था आई एम द स्टेट, मैं राज्य हूं, या मैं जो कुछ भी कहता हूं, जो कुछ भी आदेश देता हूं उसका पालन होना चाहिए। आई एम द सन किंग, मैं सूर्य के समान राजा हूं। तो कहने का मतलब है कि राजा के ये दैवीय अधिकार लुई चतुर्दश के समय से चले आ रहे थे। यद्यपि पहले भी थे लेकिन लुई चतुर्दश के समय ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। 1715 ईस्वी में जब लुई 15वां गद्दी पर बैठा तो उसे एक बहुत ही अच्छा फ्रांस मिला था जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, सामाजिक दृष्टि से समृद्ध था और हर तरीके से समृद्ध था। उसने किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया और व्यवस्था उसी तरीके से वो चलाता रहा, शासन की ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब लुई चतुर्दश गद्दी पर बैठा तो वो वही दैवीय अधिकार उनका उपयोग कर रहा था और निरंकुश बन गया था। अब उसके अंदर लुई चतुर्दश जैसी योग्यता तो थी नहीं जो कि शासन को संभाल पाता, बल्कि वो दैवीय अधिकारों की आड़ में धन का दुरुपयोग करने लगा, वैभवपूर्ण दैवीय जीवन व्यतीत करने लगा और निरंकुश बन गया, जिसके कारण से जनता को बहुत सारी समस्याएं आ गई और उन्हीं समस्या के कारण राज्य क्रांति हुई। तो पहला पॉइंट आपके सामने आ गया होगा, राजा के दैवीय अधिकार एवं निरंकुशता। दूसरा बिंदु है राजनीतिक कारणों में राज परिवार का विलासितापूर्ण जीवन।
राज परिवार जो था, इस समय जो राजा था उसका नाम था लुई चतुर्दश और रानी थी मैरिया एंटोनेट। राजा को मूर्ख माना जाता था और रानी को चंचल माना जाता था। राज परिवार बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि लुई चतुर्दश ने अपने समय में पेरिस से 12 मील दूर वर्साय नामक स्थान पर शीश महल के रूप में राजधानी बनाई थी, जहां पर ये लोग दैवीय जीवन व्यतीत करते थे, भव्यतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। और विलासिता की पराकाष्ठा ये थी कि प्रतिवर्ष फ्रांस में उत्सव मनाया जाता था और उत्सव में सारी चीजें, नई वस्तुएं खरीदी जाती थी और एक बार उपयोग करने के बाद उनको उपयोग में नहीं लाया जाता था और बहुत सारी कीमती वस्तुएं बहुत कम मूल्य में जनता को दे दी जाती थी, या जो सेवा करने वाले लोग थे वे उनको ले जाते थे। तो प्रतिवर्ष बहुत सारा धन अपव्यय होता था, तो विलासिता बहुत ज्यादा थी। इसके बाद राजा की अपव्ययता। राजा की अपव्ययता यहीं पर नहीं रुकती थी। राजा ने क्या काम किया था? राजा को कोई मतलब नहीं था कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी है, वो खूब अपव्यय करता था। जब भी कोई उसके सामने सामंत या राज परिवार का कोई व्यक्ति खर्चे के लिए पैसे की मांग करता था तो वो कभी मना नहीं करता था, जिसके कारण से बहुत स्थिति खराब हो गई थी। अपव्यय बहुत ज्यादा होता था, सरकारी क्षेत्रों में बहुत सारा पैसा व्यय किया जाता था, क्योंकि राजा किसी तरीके का कोई हिसाब किताब नहीं ले रहा था। जनता इससे परेशान थी। इसके लिए कहा जाता था कि एक तरफ जैसे रोम के बारे में कहा जाता था, रोम जल रहा था, वीरू बांसुरी बजा रहा था, लगभग उसी प्रकार की स्थिति थी। इसके बारे में कहा जाता था कि जनता काम करती थी, राजा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था और सामंत कर वसूल करते थे। इस तरीके की स्थिति फ्रांस में हो गई थी। अगली बात, चंचल रानी और उसकी नीतियां। राजा जितना ही मूर्ख और सीधा था, रानी उतनी ही चंचल थी, मैरिया एंटोनेट। वो क्या करती थी? वो तमाम तरीके के ढोंगी बाबाओं को बुलाती थी, संतों को बुलाती थी और तमाम लोग उसको घेरे रहते थे और वो अपने निकटस्थ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तरह तरह की नीतियां बनाती रहती थी, जिसके कारण से प्रशासन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अगली बात है अक्षम एवं दोषपूर्ण प्रशासन व्यवस्था। अब राजा और रानी जब दोनों ही जनता की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर प्रशासनिक अधिकारी भी ध्यान नहीं देंगे और ऐसी स्थिति में क्या हो गया? प्रशासन अक्षम हो गया। किसी भी कार्य को करने में, किसी समस्या के निस्तारण में उसकी शक्ति अत्यंत कम हो गई। तो इसके कारण से क्या हुआ? जनता को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वे क्रांति के लिए तैयार हो गए। अगली बात ये राजतंत्र की दुर्बलता। राजतंत्र की जो शक्ति किसी समय लुई चतुर्दश ने स्थापित की थी कि उसके सामने कोई भी कुछ बोल नहीं सकता था और अत्यंत अनुशासित प्रशासन चल रहा था, जनता बहुत ही अनुशासित थी, वो स्थिति लुई 16वें के समय में नहीं रही, क्योंकि राजा स्वयं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा रानी की बात मानता था और किसी की नहीं मानता था, लिहाजा राजतंत्र को लोग कमजोर समझने लगे थे। वो राजतंत्र की उस शक्ति को नहीं बनाए रख पाया। इसके बाद अगली बात, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। जनता को किसी तरीके की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या अधिकार नहीं थे, जिसके कारण से जनता परेशान थी। जनता अपनी बात भी नहीं कह सकती थी, अपनी समस्याओं को नहीं बता पा रही थी। इसलिए जनता ये देख रही थी कि एक तरफ राजा जो है वो असीमित अधिकारों का उपयोग करके निरंकुश बना हुआ है, सामंत असीमित अधिकारों से विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए हैं, वो जनता पर जैसे चाहे वैसे अत्याचार कर रहे हैं, और जनता जिसको किसी तरीके का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक परिवेश था वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था और जनता किसी भी समय क्रांति कर सकती थी। अगली बात है सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारणों की दृष्टि से देखें तो पहली जो बात थी वो थी सामाजिक वर्गीकरण।
सामाजिक वर्गीकरण की दृष्टि से अगर देखें तो एक वर्ग ऐसा था जो सुविधा प्राप्त वर्ग था और दूसरा वर्ग था सुविधाहीन वर्ग। अब जो सुविधा प्राप्त वर्ग था इसमें भी दो समूह थे, एक वर्ग राजनीतिक था तो दूसरा वर्ग धार्मिक था। और जो सुविधाहीन वर्ग था, इस सुविधाहीन वर्ग के अंतर्गत मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग दोनों आते थे। मध्यम वर्ग के अंदर दस्तकार, अध्यापक, वकील, कारीगर, मजदूर ये सब आते थे और इसमें किसान, मजदूर वगैरह सभी आते थे, जो भी काम करने वाले लोग थे। यानी जो उत्पादक वर्ग था एक तरीके से वो सुविधाहीन था और जो उत्पादन का दुरुपयोग और उपभोग कर रहा था वो सुविधा संपन्न वर्ग था। तो इसके कारण से क्या था, समाज में बहुत ज्यादा दूरी थी। अब ये समाज के अंतर्गत देखें अगर राजनीतिक दृष्टि से, तो एक व्यवस्थापिका सभा जो होती थी फ्रांस की, उसको एस्टेट जनरल कहते थे और उस एस्टेट जनरल में सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। प्रथम एस्टेट यानी पहला जो सदन था उसमें पादरी वर्ग यानी कि धर्म से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे। द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग होते थे, कुलीन का मतलब सामंत वर्ग, इलिट वर्ग, अभिजन लोग हुआ करते थे। और तीसरे में साधारण वर्ग होता था। जैसे साधारण वर्ग आपको मैंने बताया, साधारण वर्ग के अंदर जो मध्यम वर्ग था जिसमें दस्तकार, अध्यापक, वकील, नौकरशाही वगैरह शामिल थे और मजदूर, किसान इत्यादि शामिल थे। तो इस तरीके से जो सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो समाज के जो वर्ग थे उनमें बहुत बड़ा अंतर था। और इतना ही नहीं, अगली जो कमी थी वो थी सामाजिक असमानता, भेदभाव और अत्याचार। अब जिस तरीके से समाज के अंदर वर्ग थे उसी तरीके से उनमें असमानता भी थी। जैसा कि पहले ही बताया कि एक सुविधा प्राप्त वर्ग था, सुविधा संपन्न वर्ग था और दूसरा सुविधाहीन वर्ग था। तो ऐसी स्थिति में असमानता तो थी ही और उसमें भी क्या था, भेदभाव था, भेदभाव करते थे। यानी जो सुविधाहीन वर्ग था उसे किसी तरीके के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ करते थे, बल्कि उसके ऊपर उल्टे अत्याचार और करती थी। तो आखिर लोग कब तक अत्याचार को सहन करें, क्यों न वे अपने अधिकारों की मांग करें, क्यों न वे समानता की मांग करें। तो उन्होंने किया ऐसा। अगली और अंतिम बात है सामाजिक अधिकारों में असंतुलन। जो सामाजिक अधिकार थे तो एक तरफ तो दैवीय अधिकारों का बोलबाला था, जहां पर जो सुविधा संपन्न वर्ग था वो अपने आप को देवताओं से कम नहीं समझता था। दूसरी तरफ जो सुविधाहीन वर्ग था उनको मनुष्य भी नहीं समझा जाता था। तो जो अधिकारों की दूरी थी वो बहुत ज्यादा थी, उन्हें उसके कारण से समाज में असंतुलन था। और जब समाज में असंतुलन बढ़ जाता है तो फिर क्रांति का जन्म होता है। अब यहां पर देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस, यहां पर दिया है मैंने। यहां पर देखेंगे फ्रांस का समाज कैसा था और उनमें कौन कौन से लोग थे। तो देखिए, पहले हमने इनको दो भागों में बांटा है, सुविधा प्राप्त वर्ग और सुविधा विहीन वर्ग। फिर हम देखेंगे कि सुविधा प्राप्त वर्ग में दो वर्ग हैं, पादरी वर्ग और सामंत वर्ग या कुलीन वर्ग। अब पादरी वर्ग में भी क्या है, पादरी वर्ग में बड़े पादरी हैं और छोटे पादरी हैं। अब यहाँ बड़े पादरी का मतलब क्या है कि जो बड़े पादरी हैं वे छोटे पादरियों को आदेश देते हैं, क्योंकि वहां पर जो था आर्क बिशप, बिशप, कार्डिनल, ये पद हुआ करते थे पादरियों के और इनको सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता था। लिहाजा इन पदों का एक स्तर होता था, उसी स्तर के आधार पर इनको बड़े पादरी और छोटे पादरी कहा जाता था। अब कुलीन वर्ग में अगर हम देखें तो कुलीन वर्ग में दो वर्ग, एक सैनिक वर्ग, सैनिक सामंत वर्ग, यानी वे सामंत जिनके पास सैनिक शक्ति भी होती थी, यानी उनके पास सेना हुआ करती थी। और दूसरा वर्ग था न्यायाधीश वर्ग। अब सैनिक सामंत भी कैसे थे, दो तरीके थे, एक दरबारी सामंत थे और एक प्रांतीय सामंत। दरबारी सामंत का मतलब है जो फ्रांस की राजधानी में राज परिवार के साथ रहते थे और उनके प्रशासनिक कार्यों में मदद करते थे। और दूसरे जो प्रांतीय सामंत थे वे एक तरीके से प्रांतीय सूबेदार या प्रांतीय शासक के रूप में भूमिका अदा करते थे। और जब कभी भी राजा को धन की
अथवा सेना की जरूरत होती थी तो वो प्रांतीय सामंत उनको उपलब्ध कराते थे। अब हम देखेंगे जो सुविधा विहीन वर्ग था उसमें कौन कौन था। इसमें सबसे पहले मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग था। यहाँ बुर्जुआ वर्ग का मतलब है बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कारीगर, दस्तकार इत्यादि आते थे। इसके बाद दूसरा इसी में था शिल्पकार या दस्तकार। शिल्पकार का मतलब है कि वे कारीगर, छोटे कारीगर लोग जो विभिन्न तरीके की वस्तुएं बनाया करते थे। और इसके बाद थे किसान, किसानों के साथ साथ मजदूर भी। तो इस तरीके से यहाँ देखेंगे इस स्लाइड के अंदर हमने पूरा फ्रांस के समाज का स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया है, उसकी एक संरचना प्रस्तुत की है, जिसमें समझ सकते हैं कि फ्रांस के अंदर किस तरीके के लोग उस समय रहते थे और उनकी क्या स्थिति थी। आइए अब बात करते हैं धार्मिक कारणों की या धार्मिक परिस्थितियों की। तो सबसे पहली बात, चर्च के कठोर नियम। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 17वीं सदी में जिस तरीके से जर्मनी के अंदर धर्म सुधार हुआ था, उसी तरीके से फ्रांस में भी धर्म सुधार हुआ था। और जहां जर्मनी में लूथरवादी विचारधारा का उदय हुआ, तो फ्रांस में काल्विनवादी विचारधारा का उदय हुआ था। बाद में उस समय काल्विनवादी विचारधारा और कैथोलिक चर्च की विचारधारा, ये दो धार्मिक विचारधाराएं थी या वर्ग थे। अब बाद में क्या हुआ कि ये विचारधाराएं दलों में परिवर्तित हो गई। तो दो दल बन गए, जिरोंद दल और जैकोबिन दल। जिरोंद दल और जैकोबिन दल बन गए। अब इन विचारधाराओं के लोगों ने अपने अपने नियम बहुत ही कठोर बना दिए, जो कि जनता के लिए अनुकरण करना इतना आसान नहीं था। लिहाजा जनता सरल धार्मिक विचारधारा चाहती थी, जिससे कि वो आसानी से उसका पालन कर सके। तो ये जो कठोर नियम थे, जनता इनसे परेशान थी। अगली बात है पादरी वर्ग का दोषपूर्ण व्यवहार। पादरी वर्ग जो था वो अत्यंत शक्तिशाली था और दोषपूर्ण व्यवहार कर रहा था। वो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और कभी कभी तो वो राजा तक को धमकी दे देते थे, सामंतों को भी दे देते थे, और ये कहते थे कि आपको वही नीति अपनानी है जो हमारे द्वारा बताई जाए। तो उनका जो व्यवहार था वो अत्यंत दोषपूर्ण था। दोषपूर्ण से इसलिए कहा जाएगा कि वो पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग तरीके से होता था, यानी व्यक्ति और परिवेश के अनुसार इनका व्यवहार बदलता रहता था और उसमें कहीं पर भी धार्मिकता नजर नहीं आती थी, बल्कि व्यक्तिगत प्रभाव नजर आता था। अगली बात है दशांश कर की वसूली। अब फ्रांस के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम था, उसमें एक कर की व्यवस्था की गई थी और इस कर का नाम था दशांश। ये धार्मिक कर हुआ करता था, यानी कि जो कुछ भी पैदा कर रहा है, चाहे वो कोई किसान है, मजदूर है या औद्योगिक कर्मचारी है, कोई भी है, वो अपने उत्पादन का या अपने वेतन का 1/10 भाग धर्म के नाम पर जमा कराएगा। अब बहुत से ऐसे लोग थे फ्रांस में जो रोजी रोटी के लिए परेशान थे। अब उन्होंने जो कुछ भी पैदा किया उसका अगर 1/10 भाग वहां जमा कराया जाए तो वे भूखे रह जाती थी। ऐसे में लोगों ने इस कर का विरोध किया कि ये धार्मिक कर नहीं लगना चाहिए, जबकि धर्म के लोगों को सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, फिर ये टैक्स हमसे क्यों लिया जा रहा है। तो जनता इससे परेशान थी, दशांश से। अगली बात थी क्षमा पत्रों का बेचा जाना। अब क्या करते थे पादरी वर्ग जो था, वो क्या करता था, क्षमा पत्रों को बेचता था। यानी कहने का मतलब, यदि किसी भी व्यक्ति से कोई अपराध हो गया है तो वो उस अपराध के बदले धार्मिक लोगों से क्षमा पत्र को खरीद सकता था। यानी जिस तरीके का अपराध है उसी तरीके की उसकी कीमत निश्चित हुआ करती थी। इसका मतलब सीधा सा था कि अमीर आदमी अपराध कर सकता है और क्षमा पत्र खरीद सकता है, और जो गरीब है वो अपराध करने का कोई
कोशिश भी नहीं करेगा। अगर कोई गलती से हो गया तो वो तो क्षमा पत्र खरीद नहीं पाएगा, लिहाजा उसको सजा भुगतनी होगी। इस प्रचलन के कारण समाज के अंदर अपराध बढ़ते चले जा रहे थे। ये जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगली बात थी बोनाफाइस या निर्वाह क्षेत्र। बोनाफाइस या निर्वाह क्षेत्र का मतलब क्या था कि जहां पर भी चर्च होता था तो वहां चर्च के आसपास की जो जमीन होती थी वो उसके साथ जोड़ दी जाती थी, ये कहते हुए कि चर्च की में रहने वाले या मठ में रहने वाले लोगों का गुजारा इससे हो जाएगा। यानी जो भी इसमें उत्पादन होगा वो सारा का सारा उत्पादन वहां मठ में रहने वाले लोगों अर्थात पादरियों को मिलेगा। तो इससे क्या था कि बहुत सारी जमीन जो कि बहुत उपजाऊ होती थी वो किसानों को खेती के लिए नहीं मिल पाती थी, जबकि उन मठाधीशों को आसानी से मिल जाती थी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा धन संपन्न होते चले जा रहे थे। अगली बात थी भ्रष्टाचार एवं धार्मिक अराजकता। अब आप देखेंगे कि पादरियों ने दशांश के माध्यम से, क्षमा पत्रों को बेचने के माध्यम से और निर्वाह क्षेत्र के उत्पादन के माध्यम से, इसके अलावा भी और समय समय पर उपहार मिलना, समय पर अन्य जुर्माने इत्यादि वसूल करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते थे ये लोग। और जब धन इकट्ठा हो जाता था तो ये भ्रष्टाचार करते थे, फिर लड़ाइयां होती थी धन के बंटवारे के लिए। और धार्मिक दृष्टि से अराजकता थी। अराजकता का मतलब एक मठाधीश अपना प्रभाव बनाने के लिए अलग तरीके से धार्मिक विचारधारा की व्याख्या करता था, तो दूसरा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अलग तरीके से करता था। कहने का मतलब है धर्म के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अराजकता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। तो एक तरफ तो राजनीतिक व्यवस्था से लोग परेशान थे, दूसरे धार्मिक अत्याचारों से, धार्मिक अराजकता से लोग मानसिक दृष्टि से बिल्कुल व्यथित हो चुके थे और अब उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं था, एकमात्र रास्ता था और वो था आवाज उठाओ। और उसी आवाज का मतलब था क्रांति। अब अगली बात देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक परिस्थितियां कौन सी थी जिन्होंने कि फ्रांस के लोगों को क्रांति के लिए मजबूर कर दिया। जनता की दयनीय आर्थिक स्थिति। एक तरफ आपने देखा कि सामंत वर्ग और राज परिवार खूब धन वसूली कर रहा है, टैक्स वसूली कर रहा है। दूसरी तरफ जो धर्माधिकारी लोग हैं, मठाधीश लोग हैं, वे खूब आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं। और सब कुछ कहां से आ रहा है? जनता को नोच करके इकट्ठा किया जा रहा है। इसलिए जनता की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जनता की स्थिति बहुत खराब थी। तो विभुक्षितम किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। तो उन्होंने, फ्रांस के लोगों ने सोचा कि मर तो रहे ही हैं, मरते मरते कुछ कर जाएं, और वो करने का मतलब था राज्य क्रांति। अगली बात थी पदों को बेचा जाना। अब आर्थिक जो परिस्थितियां थी उसमें क्या था कि जो बड़े बड़े पद थे, चाहे वो धार्मिक पद हो, चाहे वो प्रशासनिक पद हो या राजनीतिक पद हो, उनको बेचा जाता था। इधर रानी धन कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए पदों को बेच रही थी, दूसरी तरफ मठाधीश बेच रहे थे। इसके कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। अगला, कठोर एवं दोषपूर्ण कर प्रणाली। जो टैक्सेशन सिस्टम था वो बहुत ही कठोर था। तात्पर्य ये है कि फ्रांस के अंदर, यानी ज्यादातर यूरोप के अंदर मध्यकाल के बाद में, यानी आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर में मैनर व्यवस्था चल रही थी। और मैनर व्यवस्था का मतलब था कि जमीन के एक टुकड़े पर या जमीन के एक भाग पर एक सामंत का अधिकार हुआ करता था, और उसमें सामंत तो शासन करता था, खेती करवाता था, टैक्स वसूल करता था, और किसान और मजदूर वहां पर काम किया करते थे, जिनको खाने तक को नहीं मिलता था। तो जो किसान खेती करते थे उनसे जबरन टैक्स वसूल किया जाता था। जो सरकार के द्वारा निर्धारित टैक्स था उससे कहीं और ज्यादा वसूल किया जाता था। तो इसलिए इसको दोषपूर्ण कर प्रणाली कहा गया है, क्योंकि सामंत टैक्स वसूल करके उसका एक बड़ा भाग अपने पास रख लेते थे और शेष भाग राजा के पास पहुंचाते थे। ये व्यवस्था अत्यंत कठोर थी और दोषपूर्ण थी, जनता इससे परेशान थी।
अगली बात थी बजट की अव्यवस्था। फ्रांस में अगर केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो बजट की व्यवस्था बहुत खराब थी। बजट का तात्पर्य है आय और व्यय का ब्यौरा। तो राजा ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को अर्थ मंत्री नहीं बनाया था जो सही तरीके से आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर सके। लिहाजा जब चाहे जब आय को ज्यादा दिखा दिया जाता था और खर्च को कम दिखा दिया जाता था, और जब चाहे जब खर्चे ज्यादा दिखा दिए जाते थे और नए टैक्स लगा दिए जाते थे। तो इस बजट की अव्यवस्था के कारण से फ्रांस की जो आर्थिक गतिविधियां थी वो सारी की सारी असंतुलित हो चुकी थी, व्यवस्था खराब हो चुकी थी। अगली बात, आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर। समाज के अंदर क्या था कि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, यानी जो इकोनॉमिक गैप था वो बहुत ज्यादा था। 10% लोग 90% संसाधनों का उपयोग कर रहे थे, उपयोग और उपभोग कर रहे थे। दूसरी तरफ 90% लोग 10% संसाधनों के अंदर गुजारा कर रहे थे। तो इतना बड़ा अंतर होने के कारण से जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अगली बात थी युद्धों पर भी है। एक तो देश की स्थिति खराब थी, दूसरे फ्रांस के राजा को युद्ध करने का शौक चढ़ा हुआ था। वो जबरदस्ती इटली के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और दूसरे देशों के साथ युद्ध में संलग्न रहते थे, जिसके कारण बहुत सारा पैसा सैनिक व्यय पर खर्च होता था, युद्धों पर खर्च होता था, जिस कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। तो आपने देखा अभी तक राजनीतिक स्थिति कितनी खराब थी, सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, धार्मिक स्थिति मानसिक दृष्टि से कमजोर बना रही थी, और आर्थिक दृष्टि ऐसी थी कि 2 जून की रोटी जुटाना भी जनता के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्रांति होना स्वाभाविक था। अगली बात, बौद्धिक कारण। अब बात यह थी कि परिस्थितियां तो सारी की सारी विद्यमान थी। अब ऐसे में कुछ विद्वानों ने अपने विचारों के द्वारा लोगों को समझाया, बताया कि हमारी वस्तु स्थिति क्या है और आपको क्या करना चाहिए। इसमें से 3-4 लोगों की नाम यहां पर मैं लाया हूं जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दिदिरो वो विचारक था जिसने फ्रांस की जनता के ऊपर बहुत प्रभाव डाला। उसने पुस्तक लिखी थी विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया। इस पुस्तक के अंदर उसने जो विचार, बहुत तरीके के विचार उसने रखे थे, और उसने उन विचारों का जो सार तत्व था वो था सत्य के ज्ञान से सुख, यानी सच्चाई को जानो। जब तक आप सच्चाई नहीं जानेंगे तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता। ये फ्रांस की जनता को उसने सिखाया, क्योंकि फ्रांस की जनता अभी तक अपने राजा को भगवान मान रही थी और राजा के और पादरियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नहीं समझ रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसको समझिए, सत्य को समझिए। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू जिसने पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। इस पुस्तक के अंदर उसने दैवीय अधिकारों की आलोचना की थी। वो कहता था कि राजा भी एक इंसान है और उससे भी गलती हो सकती है, राजा कोई देवता नहीं है। जब उसने ये बात कही तो लोगों की समझ में आया कि राजा को अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू ने एक वर्षों से चली आ रही विडंबना को तोड़ा। इसके बाद वोल्टेयर जिसने लेटर्स फिलॉसफिक्स लिखी थी और इसके अलावा भी और कई सारी पुस्तकें लिखी, वो था स्वतंत्रता का पुस्तक। वो क्या कहता था? वो कहता था कि इंसान को जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक उसका विकास नहीं हो सकता, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। तो वॉल्टेयर ने स्वतंत्रता संबंधी विचार रखे। इसके बाद जीन जैक्स रूसो जो कि महान विद्वान था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक उसने प्रमुख पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी और इसमें समझौते को संगठन का आधार बताया। उसने ये कहा कि जब तक समाज के अंदर संगठन नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता, और संगठन बनाने के लिए समझौता करना पड़ेगा। वर्गों के बीच में समझौता होना चाहिए,
परिवेश के बीच में समझौता होना चाहिए, स्थानों के बीच में समझौता होना चाहिए, लोगों के बीच में समझौता होना चाहिए, तभी विकास हो सकता है। वो कहता था, द मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन द चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसलिए उसे उन जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए वो अकेले नहीं लड़ पाएगा, उसको जरूरत है संगठन की, और वो संगठन समझौते के आधार पर बनाया जाना चाहिए। उसके विचारों से फ्रांस के लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने क्रांति का निर्णय कर लिया, क्रांति कर डाली। नेपोलियन तो यहां तक कहता है कि यदि रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि इन बुद्धिजीवियों ने लोगों के ऊपर कितना प्रभाव डाला। इसके अलावा बहुत सारे दार्शनिक थे, इसमें क्वेश्चन थे, सिंटैक्स थे, और कई एक लोग थे जिन्होंने अपने अपने विचारों से फ्रांस की जनता को प्रभावित किया। और फ्रांस की जनता ने अब 3 प्रमुख मांगे रख दी लोगों के सामने। वो मांगे थी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। अब हम देखेंगे कि जब फ्रांस के लोगों ने मांगे रख दी तो अब डर लगने लगा राजा को कि अब कहीं ऐसा न हो कि फ्रांस के लोग क्रांति कर दें। लिहाजा उसने सुधार करने का प्रयास किया, उसने अर्थव्यवस्था को बनाने का प्रयास किया, उसे सही करने का प्रयास किया। और वो प्रयास किया था, उसने सबसे पहले तुर्गों को अर्थमंत्री बनाया। 1774 ईस्वी से लेकर 1776 ईस्वी तक ये रहा। और इसने क्या काम किया, इसने व्यवस्थित तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया और खर्चों में कमी की। तो रानी ने दबाव डाला राजा के ऊपर और इसको उसके पद से हटवा दिया। इसके बाद नेकर को प्रधान अर्थमंत्री बनाया गया 1776 से 1781 तक। मिस्टर नेकर ने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए सामंतों की सुविधाओं में कटौती की। जब सामंतों की सुविधा में कटौती की तो सामंतों का एक वर्ग ऐसा था जो कि राजा और राज परिवार के आसपास रहता था। लिहाजा जो राजा के चापलूस लोग थे उन्होंने कान भर करके नेकर की शिकायतें कर दी और उसको उसके पद से हटवा दिया, वो भी हटा दिया गया। यानी कि तुर्गों का प्रयास ही व्यर्थ चला गया, नेकर का प्रयास ही व्यर्थ चला। इसके बाद कैलोन को अर्थमंत्री बनाया गया। अब कैलोन को 1783 से लेकर 87 तक बनाया गया। तो कैलोन ने एक बहुत लंबी सुधार योजना बनाई। उसने कृषि क्षेत्र में कैसे सुधार किया जाए, सैनिक क्षेत्र में कैसे सुधार किया जाए, औद्योगिक क्षेत्र में कैसे सुधार किया जाए और विभिन्न क्षेत्रों में कैसे सुधार किया जाए, एक बड़ी योजना बनाई। और उस योजना के आधार पर उसने टैक्सेशन सिस्टम को भी चेंज किया और कुछ अन्य व्यवस्थाओं को भी बदला। तो जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो उच्च वर्ग के ऊपर पड़ा, क्योंकि उच्च वर्ग ही ऐसा वर्ग था जो धन का ज्यादा उपयोग कर रहा था। लिहाजा उस उच्च वर्ग ने राजा के ऊपर दबाव बना करके कैलोन को भी उसके पद से हटवा दिया। इसके बाद ब्रीन को अर्थमंत्री बनाया गया 1787 से 1789 ईस्वी तक। ब्रीन को जब अर्थमंत्री बनाया गया तो ब्रीन जो है परिस्थितियों को बहुत ज्यादा नहीं समझ पाए और उन्होंने अपने तरीके से व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन जनता का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा था, व्यवस्था खराब होती चली जा रही थी। लिहाजा राजा ने सोचा कि ब्रीन भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको भी उनके पद से हटा दिया गया और अब फिर से नेकर को अर्थमंत्री बनाया गया। जो नेकर जिन्होंने कि सामंतों की सुविधाओं पर रोक लगाई थी, उनको कम किया था, मर्यादित किया था, सीमित किया था, उनको बनाया गया। जब इनको बनाया गया तो इस समय एस्टेट जनरल की बैठक, नेकर से राजा ने कहा एस्टेट जनरल की, राजा की इच्छा तो नहीं थी लेकिन जनता के दबाव में ऐसा करना पड़ा, तो बैठक बुलाई गई और ये बैठक बुलाई गई एस्टेट जनरल की। और इस बैठक के ये 5 अक्टूबर को बुलाई गई थी और इस बैठक में ही स्थिति इतनी खराब हो गई कि जनता क्रांति के लिए तैयार हो गई और क्रांति शुरू हो गई। तो
अब हम बात करेंगे आगे अगले वीडियो में क्रांति की घटनाओं के बारे में। आज मैंने आपको फ्रांस की राज्य क्रांति की के प्रमुख क्या कारण थी, किन परिस्थितियों के कारण ये क्रांति हुई थी, उस पर एक एक करके विचार किया है। उम्मीद किया है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपको मैंने एक एक बिंदु पर सारी बातें बताई हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ आपकी समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।